बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फाइनल टैक्स रिजीम, प्रेजेंटिव टैक्स रिजीम का एरिया डिस्कस कर रहे थे और एफटीआर पीटीआर के एरिया में हमने लास्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट सेशन कवर किया था, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 154 ए। आज के इस लेक्चर में हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज फाइनल टैक्स रिजीम पीटीआर से पर्टेनिंग एक इलस्ट्रेशन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारे पास एक आसान सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, बेटा यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्सवाईजी प्राइवेट लिमिटेड। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि टैक्स पेयर है, एंड द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 154 ए है 500 मिलियन। 500 मिलियन की हमने सर्विसेज की एक्सपोर्ट की है, जिसके ऊपर सेक्शन 154 ए के तहत हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है। सर्विसेज प्रोवाइडेड लोकली विदाउट टैक्स डिडक्शन, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि हमने लोकली प्रोवाइड की है, लोकली विद इन पाकिस्तान प्रोवाइड की है, जिसके ऊपर हमारी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं हुई। ये हम दोनों हमारे पास रेवेन्यूज के नंबर है। फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर है 50 मिलियन और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं 5 मिलियन के। Whether tax at source has already been deducted wherever required, जहां टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट होना चाहिए था वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द टैक्स लायबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 154 है, और 154 में हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की प्रोसीड रियलाइजेशन पे हमारा विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है, ये बाय डिफॉल्ट हमारे लिए फाइनल टैक्स रिजीम में, प्रेजेंटिव टैक्स रिजीम में, अगर सेक्शन 154 की स्पेसिफाइड कंडीशंस फुलफिल हो रही है। अगर तो स्पेसिफाइड कंडीशंस फुलफिल ना हो या फिर एक टैक्स पेयर वॉलंटरली चाहे तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर करके एमटीआर में टैक्स करवा सकता है। हम दोनों तरह से टैक्सेशन कवर करेंगे कि दोनों तरह से हमारी क्या अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट हो रही है। तो सॉल्व करते हैं सवाल को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सवाईजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, एक हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है और दूसरा हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइडेड लोकली। कुछ सर्विसेज हमने लोकली प्रोवाइड किए और कुछ हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, और एक मैं टोटल का कॉलम भी बना लेता हूं। देखिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर तो कंडीशंस कंप्लायंट होती है तो बाय डिफॉल्ट एफटीआर में फॉल करेगा, और जो सर्विसेज हमने लोकली प्रोवाइड की इसके ऊपर हमारी कोई भी होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए थी, तो ये नॉर्मल टैक्स रिजीम। यानी कि हमने ऐसे लोगों को लोकली सर्विस प्रोवाइड की जो कि विदहोल्डिंग एजेंट्स नहीं थे, तो ये तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब हमारे पास इन दोनों का रेवेन्यू का नंबर अवेलेबल है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है 500 मिलियन और लोकल सर्विसेज है 850 मिलियन। तो 500 मिलियन और 850 मिलियन, ये इन दोनों का रेवेन्यू आ जाएगा। तो रेवेन्यू के नंबर से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि कॉस्ट ऑफ सर्विसेज माइनस करेंगे, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इन्होंने हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज का नंबर नहीं दिया, इन्होंने हमें डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर दिया, दैट इज 50 मिलियन। तो अगर 50 मिलियन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, 50 मिलियन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंशियल ले लें। यानी कि सारे 1300 मिलियन की सेल्स के अगेंस्ट अगर हम 50 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हैं तो तकरीबन 1300 मिलियन के हमारे ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स है। हम सिंपली क्या करेंगे, इस 1300 मिलियन के कॉस्ट ऑफ सेल्स को इन दोनों के रेवेन्यू के रेशियो में एलोकेट कर देंगे, इन दोनों के रेवेन्यू के रेशियो में एलोकेट कर देंगे। और रेवेन्यू के रेशियो में एलोकेट करने के लिए मैं इनके रेवेन्यू का शेयर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 500 डिवाइडेड बाय 1350 और इसी तरीके से 850 डिवाइडेड बाय 1350। तो 1350 के मिलियन के टोटल रेवेन्यू में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का पोर्शन है 37.0% और लोकल सर्विसेज का पोर्शन है 62.96%। तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को 37.04% और 62.96% कर देता है। तो ये हमारे पास इन दोनों क्लास ऑफ इनकम का सेपरेट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का 18.5 मिलियन और लोकल सर्विसेज का 31.5 मिलियन। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि कुछ अदर एक्सपेंसेस वगैरह दिए हैं, इससे ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं 5 मिलियन। और जब इसे 5 मिलियन से माइनस करेंगे तो हमारा ओवरऑल नेट प्रॉफिट बनेगा, ओवरऑल हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा 45 मिलियन। इस 5 मिलियन के अदर एक्सपेंसेस को भी हम रेवेन्यू के रेशियो में अपोर्शन कर देते हैं, तो 37.04% मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन और 62.96% मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन। तो ये हमारे पास इन दोनों क्लास ऑफ इनकम का नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आ जाएगा। सबसे पहले मैंने भी कोई टैक्स लॉस अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ इन दोनों क्लास ऑफ इनकम की नेट इनकम कैलकुलेट की। चूंकि एक्सपेंसेस के हवाले से कोई डिटेल वगैरह नहीं दी तो मैंने अज्यूम कर लिया कि सारे के सारे एक्सपेंसेस कॉमन थे,
मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी दोनों स्ट्रीम्स में एलोकेट कर दिया और अदर एक्सपेंसेस को भी दोनों स्ट्रीम्स में एलोकेट कर दिया, और ये एलोकेशन हमने रेवेन्यू की बेसिस पे की है। हमारे पास दोनों की नेट इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आ गया। अब हम आते हैं टैक्स कंप्यूटेशन पे। सबसे पहले हम टैक्स कंप्यूटेशन करते हैं इस अजम्पशन पे कि हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से ऑप्ट आउट नहीं कर रहे, हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से ऑप्ट आउट नहीं कर रहे, तो नॉट ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर पीटीआर, नॉट ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर पीटीआर। अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को एफटीआर में ही टैक्स करवाएं, ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर ना करें, तो क्या टैक्स इंप्लीकेशंस होगी? सर हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करनी होगी पहले तो। इनकम फ्रॉम बिजनेस में बेसिकली हमारी जो लोकल सर्विसेज की नेट इनकम है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। एक्सपोर्ट की इनकम तो एफटीआर की इनकम है ना, और एफटीआर की इनकम को तो किसी हेड में क्लासिफाई नहीं किया जाता, तो जो हमारी लोकल सर्विसेज की एनटीआर की इनकम थी, इसे हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में मेंशन कर दिया। और यहाँ पे कोई एडमिसिबल एडमिसिबल एक्सपेंसेस वगैरह नहीं है, तो जो हमारी अकाउंटिंग की नेट इनकम है वही हमारी टैक्स लॉ के हिसाब से भी नेट इनकम है। जो इनकम फ्रॉम बिजनेस हमारी वर्कआउट हुई वही हमारी टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम बन जाएगी, वही हमारी टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। सिंपल। अब हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी। अब हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी के लिए हम टैक्सेबल इनकम के ऊपर कॉर्पोरेट रेट अप्लाई करेंगे, तो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम एट कॉर्पोरेट रेट 29%। 28.33 मिलियन की इनकम के ऊपर 29% से हमने कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट, मतलब कॉर्पोरेट रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास 8216667। अब ये जो हमने टैक्सेबल इनकम पे कॉर्पोरेट रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया है, इसे हमें कंपेयर करना पड़ेगा एक तो मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 से, और एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स अंडर सेक्शन 113C से। हम टर्नओवर टैक्स और ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स से अपने 29% की टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर करेंगे। देखिए 113 का जो टर्नओवर टैक्स है ये कैलकुलेट होगा एट 1.25%, एट 1.25% ऑफ टर्नओवर। और टर्नओवर की डेफिनेशन में हमने कवर किया था कि एफटीआर का रेवेन्यू, एफटीआर का रेवेन्यू आपका टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता, लेकिन एनटीआर और एमटीआर का रेवेन्यू आपके टर्नओवर का पार्ट बनता है। तो 1.25% ऑफ 850 मिलियन, 1.25% ऑफ 850 मिलियन। हम 850 मिलियन का जो एनटीआर का रेवेन्यू है इसका 1.25% ले लेंगे, ये आ गया हमारे पास 10.6 मिलियन। और ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हमारे पास कोई एडमिसिबल इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस तो है नहीं, अकाउंट्स और टैक्स के कोई सेपरेट एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो जो हमारी नेट इनकम कैलकुलेट हुई है एनटीआर में वही हमारी अकाउंटिंग प्रॉफिट होगी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 113C। और हम 17% ऑफ 28.33 मिलियन ले लेंगे। जो 28.33 मिलियन की एनटीआर की नेट इनकम कैलकुलेट हुई है एज पर टैक्स एज पर अकाउंट्स, इसी का 17%, तो ये आ जाएगा 17%। अब इन दोनों इन तीनों का हायर हमने बेसिकली ये हमारी टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर आ जाएगी, हायर ऑफ अबव। ये आ गया हमारे पास 10.625 जो कि बेसिकली हमारा मिनिमम टैक्स टर्नओवर टैक्स है। टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर हायर ऑफ अबव कैलकुलेट कर लिया, इसमें हम ऐड कर देंगे फाइनल टैक्स अंडर सेक्शन 154A, फाइनल टैक्स अंडर सेक्शन 154A। ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जो एक्सपोर्ट और सर्विसेज का रेवेन्यू 500 मिलियन, इस 500 मिलियन के रेवेन्यू का 1%, तो 1% ऑफ 500 मिलियन, तो 500 मिलियन का 1%, ये आ गया 5 मिलियन। एनटीआर का टैक्स और एफटीआर का टैक्स इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। सिंपल। और टोटल टैक्स लायबिलिटी से आप लेस कर देंगे विद होल्डिंग टैक्सेस को। बेसिकली यहाँ पर हमारा सेक्शन 154A के तहत एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे टैक्स विदहोल्ड हुआ है, जितना एफटीआर का टैक्स बनता है वही हमारा विदहोल्ड हुआ है, तो ये हमारे पास टैक्स पेबल का नंबर बन जाएगा, ये हमारे पास टैक्स पेबल का नंबर बन जाएगा। सिंपल। हमने वर्किंग कर ली कि अगर हम ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर नहीं करते, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को एफटीआर में ही टैक्स करवाते हैं, तो जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी दैट वुड बी 15.6 मिलियन। इसी तरीके से एक हम वर्किंग करते हैं कि एज इफ हम ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर करते, एज इफ के हम ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर करते, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की इनकम को, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की क्लास ऑफ इनकम को एफटीआर में टैक्स ना करवाते बल्कि एनटीआर में ले जाकर टैक्स करवाते, तो इस केस में क्या होता?
इस केस में हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस में लोकल सर्विसेज की नेट इनकम भी आती और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की नेट इनकम भी आती। लोकल सर्विसेज की नेट इनकम भी आती और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की नेट इनकम भी आती। रीजन बीइंग कि इस वर्किंग में हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को एफटीआर में टैक्स नहीं करवा रहे बल्कि एफटीआर से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। जिसमें की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप नॉट ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर या ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर कर सकते हो। अगर कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही फिर ये वर्किंग तो रेलिवेंट रहेगी नहीं, आप एफटीआर से बाहर ही निकाल कर अपनी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को टैक्स करवाओगे। तो 45 मिलियन की हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई, यही हमारी टोटल इनकम है, यही हमारी टैक्सेबल इनकम है। 29% से कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 45 मिलियन का 29%, 45 मिलियन का 29%। क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर कर दिया है, यानी कि एफटीआर से बाहर निकाल दिया, तो अभी एनटीआर बन गया। अब अगर ये एनटीआर बन गया तो अब की बार जो मिनिमम टैक्स कैलकुलेट होगा 850 मिलियन पे नहीं, वो 850 मिलियन पे नहीं बल्कि टोटल रेवेन्यू 1350 पे कैलकुलेट होगा। देखो आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर कर रहे हो, यानी कि एनटीआर में लेकर जा रहे हो, तो अब इसका भी जो रेवेन्यू है वो टर्नओवर की डेफिनेशन का पार्ट बन जाएगा, यानी कि 1350 मिलियन एज पर सेक्शन 113 टर्नओवर कंसीडर किया जाएगा। 1350 का 1.25%, ये आ गया हमारे पास 16.875। और ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, देखिए एफटीआर की इनकम के ऊपर एसीटी अप्लाई नहीं होता, एफटीआर की इनकम के ऊपर एसीटी अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर आपने ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर कर दिया है तो आप ये तो एफटीआर से बाहर आ गया, ये तो एफटीआर से बाहर आ गया। चूंकि ये एफटीआर से बाहर आ गया तो इस पे भी एसीटी अप्लाई होगा, यानी कि ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स 17% ऑफ अकाउंटिंग इनकम 45 मिलियन का 17% कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे जो टैक्स इनकम है वही अकाउंटिंग इनकम है, क्योंकि कोई एडमिसिबल एंड एडमिसिबल एक्सपेंसेस नहीं है। 45 मिलियन की अकाउंटिंग इनकम का 17%। इन तीनों का हायर लेंगे, इन तीनों का हायर लेने के बाद हमारे पास टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर बनी 16.875 मिलियन और फाइनल टैक्स अंडर सेक्शन 154 ए कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि हमने ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर कर दिया। तो ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा, ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी 16.875। विदहोल्डिंग टैक्स बेसिकली हमारा इस केस में भी 5 मिलियन का ही डिडक्ट हुआ होगा। हम ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर कर रहे हैं लेकिन विदहोल्डिंग तो हुई होगी ना 5 मिलियन की। 500 मिलियन के एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रेवेन्यू के ऊपर 1% के हिसाब से हमारी 5 मिलियन की विदहोल्डिंग तो हुई होगी, तो हमारे पास टैक्स पेबल आ जाएगा 11.875। अब अगर हम ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर नहीं करते तो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 15.625 और अगर हम ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 16.875। याद रखिएगा कि कौन सी वर्किंग बेनिफिशियल है, कौन सी वर्किंग बेनिफिशियल है, इसके लिए हम हमेशा टैक्स लायबिलिटी को देखेंगे, टैक्स पेबल को मत देखिएगा। टैक्स पेबल तो बेसिकली विदहोल्डिंग से एडजस्टेड है ना, आप टैक्स लायबिलिटी को देखोगे। और इन दोनों केसेस में अगर आप टैक्स लायबिलिटी को देखो तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, हमारा कंक्लूजन ये होगा ऑप्ट या इट इज बेनिफिशियल टू टैक्स इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। इन दोनों वर्किंग्स को देखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे लिए ज्यादा बेहतर यह है कि जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की इनकम है इसे हम फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स करवाएं, क्योंकि यहाँ पे हमारा टैक्स बर्डन 15.6 मिलियन बन रहा है, जबकि ऑप्ट आउट ऑफ एफटीआर करके हमारा टैक्स बर्डन 16.875 बन रहा है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी जिसमें हमारे पास एफटीआर और एफटीआर से ऑप्ट आउट की पॉसिबिलिटी थी, दोनों ऑप्शंस के तहत वर्किंग की, ताकि आपके पास एक बेस एक सेंस क्रिएट हो। आने वाले वक्तों में जब हम आईकेप के पासवर्ड के लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे तो ऑब्वियसली ये चीजें अप्लाई होंगी और एक कॉम्प्रिहेंसिव साइज के क्वेश्चन के साथ अप्लाई होगी। फॉर द टाइम बिन हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन कवर की। आई होप कि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखता है। थैंक यू।